गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस का अभ्यास 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग सबसे पहले आप अपने दैनिक लाइफ में समझिए, जैसे कि आपका दूध फट के पनीर आप जो बनाते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि अगर लोहे को खुले में छोड़ दिया जाता है तो लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है, भोजन का कैसे पकता है या फिर भोजन हमारे शरीर में कैसे पकता है, इन सभी क्रियाओं को हम क्या करते हैं कि अपने डेली लाइफ में हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो, तो इन सभी को हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में हम जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक प्रयोग देख लेते हैं जिसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले आप ये एक व्यवस्था देख रहे होंगे, ये एक मेज़ के तरह आप समझ सकते हैं। उस पर हमने क्या लिया है, एक वॉच ग्लास रखा है। ठीक है, और एक बर्नल में हमने एक स्प्रिट लैंप लिया है। स्प्रिट लैंप जो होता है वो आग जलाने के लिए काम आता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये मैग्नीशियम रिबन है जिसको चिमटे की सहायता से पकड़ा गया है। अब आपको इसको धीरे धीरे जलाना है। जब आप धीरे धीरे जलाना शुरू करेंगे तो एक वाइट कलर की लौ दिखाई देगी। ठीक है, जो चमकदार सफ़ेद श्वेत लौ दिखाई देगी, और इसमें बारीकी सफ़ेद रंग के चूड़ जो हैं वो धीरे धीरे इस वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रहेंगे, जो आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम जो रिबन को हमने जलाया है, और जो ये अवसाद के रूप में, कार्बन के रूप में आप समझ लो। ठीक है, ये कुछ और नहीं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो उस विधि को यहाँ लिखा गया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जैसे ही हम इसका दहन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एक्चुअल में होता ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम दहन करते हैं तो वायुमंडल से O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस ये लेता है। ठीक है, और अपने आप को मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसको समझने के लिए आप एक और इसके समीकरण को देख सकते हैं। मैं नीचे स्लाइड कर लेता हूँ हल्का सा। हाँ, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को हम बहुत ही बारीकी से हमको इसको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक चमकदार श्वेत लौ जो है वो निकलती है, जो मैग्नीशियम रिबन के दहन से होता है। ठीक है, और जो चूर्ण होता है उसी को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। और ये मुख्यतः क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसी के कारण होता है। और ये जो कुल परिवर्तन है ना, इसी परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ दिए गए हैं, 2 और 3 करके है। जैसे 2 में कहा गया है कि एक परखनली ले लो, उसमें लेड नाइट्रेट का घोल ले लो। ठीक है, और उस पर धीरे 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 पोटेशियम आयोडाइड का अगर आप घोल मिलाते जाओगे तो जो परिवर्तन दिखेगा वो ही रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट को दिया गया है क्रियाकलाप 1.3 में। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लेना है। ठीक है, जिसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि जिसका जो प्रभाव से कम शक्तिशाली हो वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ठीक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जब उसमें मिलाते हैं, और ध्यान देना ये सभी एक्सपेरिमेंट आपको खुद नहीं करना है, टीचर के उपस्थिति में करना है, टीचर से परामर्श लेके करना है। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको कुछ ना कुछ नए उत्पाद मिलते हैं। तो जो परिवर्तन होता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे जो जस्ता होगा। ठीक है, यहाँ एक मिनट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जस्ते वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो दानेदार जो जस्ता लिया गया है उसमें हमने क्या मिलाया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जो मिलाया है। तो अभिक्रिया करने से इसमें हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने क्या लिया, जस्ता लिया। ठीक है, और क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल लिया। तो उसी से एक नया पदार्थ या उत्पाद बन रहा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कह रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये मुख्यतः किस में परिवर्तन होती है, तो अवस्था में परिवर्तन होती है, रंग में परिवर्तन। जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन को देखा, उसके रंग में क्या सफ़ेद लौ निकलना शुरू हो गया और वो वाइट और क्षेपण के रूप में मिला जिसको हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं।
फिर गैस निकलती है या फिर उत्सर्जित होती है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और इसके कुछ तापमान में परिवर्तन होती है। अब देखो ये जो अभिक्रिया हुई है, आप इस फ्लास्क को जब हाथ से टच करोगे ना तो ये बहुत ही गर्म होगी, ठीक है, यानी कि ताप में भी क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो ये सभी जो हैं ये मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया या फिर उसके प्रतीकात्मक रूप में ही हमको मिलते हैं, यानी कि उसको रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने जो है वो व्यक्त ही करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण कुछ और नहीं है, जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसको किसी समीकरण के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जनरली जो होता है, इसको आप यहाँ एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, इसको इस तरह लिखते हैं और तीर के द्वारा अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग करते हैं। अभिकारक वे सभी पदार्थ होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के फलस्वरूप जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीशियम जो रिबन लिया था उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था, तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक हैं, यानी कि रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो मिला है, क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, जो हमारा क्या है, उत्पाद के रूप में है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हमारा रासायनिक समीकरण है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो, और हाँ एक चीज़ और, ये आप देख रहे होंगे उत्पादों को या अभिकारकों को अगर दो से ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है दो से ज़्यादा अभिकारक होंगे तभी तो एक दूसरे से रिएक्ट कर पाएंगे, क्रिया कर पाएंगे, तो उनको प्लस के चिन्ह द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। और ये तीर के इधर वाला जो होता है वो अभिकारक और तीर के बाद वाला जो होता है वो उत्पाद होता है, ठीक है। और इनके बीच में किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्लस। अब हो सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ तो एकल उत्पाद है, इसमें अगर एक और उत्पाद होता तो उसको हम प्लस के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संकेत कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को आप दिखा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, उसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो अभी हमने लिखा था रासायनिक समीकरण, ये हमने बताया कि किसी भी अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे दिखाते हैं, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। तो लिखने का भी कोई ना कोई तो तरीका होगा कि किस प्रकार लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बस नाम ही उठा के लिख दोगे तो वो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो उसके लिखने की कुछ विधि है, कुछ संक्षिप्त विधि है, ठीक है। जैसे सभी को सिंबल के रूप में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को हम O2 से दिखाते हैं। तो हमने दोनों को दिखाया और दोनों को प्लस के द्वारा जोड़ दिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, दोनों को हमने प्लस के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO दिखते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो निम्न शब्द समीकरण बनता है, जो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और आगे ये लिखा गया है कि तीर के निशान के बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर इधर और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या गिनती की तुलना में समान होती है, यानी कि परमाणुओं की संख्या अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ एक मैग्नीशियम लिए हैं तो उत्पाद में भी एक ही मैग्नीशियम होना चाहिए। अगर दो ऑक्सीजन लिए हैं तो यहाँ भी दो ऑक्सीजन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, और संख्या कहाँ लिखते हैं, तो नीचे, या तो इस साइड या तो यहाँ पर। जैसे मान लो अगर ये ऑक्सीजन का संख्या यहाँ नहीं होता तो वो यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह हो सकता है, ठीक है। अब समझो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो एक मानेंगे, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो एक मानेंगे, यानी कि एक ही सिर्फ मैग्नीज है जो कि यहाँ भी है, लेकिन यहाँ दो ऑक्सीजन दिखाया गया है और यहाँ ऑक्सीजन के पास कोई संख्या नहीं है तो एक मानेंगे, ठीक है। तो इनकी भी संख्या तुलनात्मक रूप से हमेशा और हमेशा बराबर होनी चाहिए। जब भी आप कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो वो एक्चुअल में होता है क्या है, वो होता है परमाणुओं की संख्या, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन तो एक ही है, वो है, जब ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलते हैं तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं O2, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया है, जिंक लिया और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए। जैसे क्रियाकलाप आपने दो देखा होगा, एक मिनट मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, इसमें क्या लिया था, जिंक लिया था और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस निकला था। और भी जो
जिंक सल्फेट भी मिलता है, ठीक है। और जिंक सल्फेट जो होता है वो अवक्षेपण के रूप में तली में बैठ जाती है। चूँकि यहाँ वो दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो उदाहरण हम लेने वाले हैं उसमें आपको आसानी से वो मिल जाएगी। तो ये रहा एग्जाम्पल, जैसे हमने जिंक लिया और उसमें क्या मिलाया, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। तो देखो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो पहले तो मिला जिंक सल्फेट जो अवक्षेपण के रूप में तली में बैठ जाता है, जैसा आपने अभी चित्र में देखा था, और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये हमने सिर्फ नाम लिखा है ना, अब नाम लिखा है तो इसको हम शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। तो जिंक को Zn से दिखाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हैं तो हमने यहाँ H2SO4 दिखा दिया, और जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखते हैं तो यहाँ हमने ZnSO4 भी दिखा दिया, और हाइड्रोजन गैस को H2 से दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने शब्द समीकरण के रूप में किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख लिया है। लेकिन इसका अगला चरण जो होता है कि सभी के सभी जो तत्व हैं उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ जिंक 1 है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ये भी सही है। यहाँ सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो ये समीकरण जो है ये बैलेंस समीकरण है, ठीक है। दोनों जगह सभी के सभी परमाणुओं की संख्या क्या है, संतुलित है, ठीक है। अब चलते हैं किसी अदर एग्जाम्पल की तरफ जहां हमको वो समीकरण को संतुष्ट करना पड़े। जैसे आपने यहाँ फेरस ले लिया, ठीक है, और जल ले लिया, जैसे लोहा ले लिया और जल ले लिया, ठीक है। लोहा को Fe के रूप में दिखाते हैं। अब जो उत्पाद बना है वो बना है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसमें देखो ये हमने शब्द समीकरण के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया को हमने किस में लिख दिया, शब्द समीकरण के रूप में लिख दिया। अब इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने से पहले सबसे पहले आप क्या करो, इन सभी को बॉक्स के रूप में ऐसे बंद कर दो, ठीक है, ऐसे बॉक्स के रूप में बंद कर देना है, जो कि यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे सभी को हमने क्या कर दिया, बॉक्स के रूप में बदल दिया। अब सभी के परमाणुओं की संख्या गिनो, ठीक है। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ एक Fe है और इधर वाले को क्या कहते हैं, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं। तो हमने एक अभिकारक बनाया और इधर वाले को उत्पाद कहते हैं, तो एक उत्पाद का कॉलम बना लिया। अब आप देख रहे होंगे कि अभिकारक के Fe में 1 परमाणु है तो 1 लिख दिया, यहाँ 3 परमाणु है तो यहाँ 3 दिखा दिया। ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन दिखा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 हैं तो यहाँ भी 2 दिखा दिया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन उत्पाद में 4 हैं तो यहाँ 4 है, और यहाँ जो जल के पास जो है वो 1 ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास 1 दिखा दिया। तो क्या अब बताइए ये संख्या इस संख्या के बराबर है, नहीं बराबर है। तो इसको बराबर हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें क्रम का कोई नियम नहीं है, आप कुछ भी पहले ले सकते हो। आप Fe को पहले ले सकते हो, आप हाइड्रोजन को पहले ले सकते हो, आप ऑक्सीजन को पहले ले सकते हो, कुछ भी लेकर उसको बैलेंस करना शुरू करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एक बार फिर समीकरण पे हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो अधिक वाले के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। समीकरण को जब भी हम संतुलित करते हैं तो अधिक वाले परमाणु के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ आपको कोई काम नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है, जो काम करना है वो यहाँ करना है। ये बताइए, यहाँ 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो आपको यहाँ 4 लगा देना, ना कि यहाँ। यहाँ लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है, यहाँ तरीका गलत है तो यहाँ मैं मिटा देता हूँ। आपको उसके आगे परमाणुओं की संख्या लिखनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन जब यहाँ हमने 4 किया तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन पहले से ही 2 है लेकिन ऐसे ऐसे 4 है ना, तो 2 पहले से ही है लेकिन ऐसे ऐसे 4 हैं, यानी कि कुल 4 दूना 8 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के। लेकिन यहाँ तो अभी 2 ही परमाणु है, ठीक है। तो देखिए अगला स्टेप पे हम चलते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है क्या करके, यहाँ पर 4 से गुणा करके, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 ही हाइड्रोजन है, यानी कि हमको 2 ही हाइड्रोजन है, यानी कि ऐसे ऐसे हमको 4 हाइड्रोजन चाहिए होगा तभी तो
ये 4H2O के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगला हमको रूप क्या मिलेगा, देखिए Fe पहले ही था, 4H2O जो हमने परिवर्तन किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 4 अंक से हाइड्रोजन में गुणा कर दिया, H2 में गुणा कर दिया। अभी देखो अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम आंशिक रूप से संतुलित कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आंशिक रूप से समीकरण संतुलित है। क्यों, क्योंकि यहाँ Fe जो है 3 है और यहाँ 1 है और यहाँ Fe 3 है। अब Fe की संख्या को बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इधर कम है तो इसलिए यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 Fe है, यहाँ 1 Fe है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब अगला स्टेप मिलेगा तो अगला स्टेप में आपको 3 Fe हो जाएगा, 4H2O, Fe3O4 और 4H2। ठीक है, अब मिला लेते हैं, यहाँ 3 Fe है, यहाँ भी 3 Fe है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 है तो यहाँ भी 4 दूना 8 है, यानी कि समीकरण क्या हो चुका है, अब संतुलित हो चुका है, बैलेंस समीकरण हो चुका है। ठीक है, तो आप समीकरण को कैसे लिखेंगे, इस रूप में बॉक्स को हटा के लिख देंगे, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, आप चाहो तो यहीं तक लिख सकते हो, और इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, समीकरण संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, जहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे छोटे पूर्णांक की संख्या का गुणा करते हैं। देखो हर जगह सबसे छोटी पूर्णांक का ही तो गुणा किया था, जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो क्या किया हमने, सबसे छोटे वाले पूर्णांक में गुणा कर दिया। ठीक है, अब कभी कभी समीकरण में ज़रूरत के अनुसार आप क्या करते हैं, इसकी अवस्था को भी लिखते हैं। जैसे Fe जो है ये सॉलिड अवस्था में है, यहाँ H2O जो है वो लिक्विड अवस्था में है, यहाँ Fe3O4 सॉलिड के रूप में मिलेगा, ये गैस के रूप में मिलेगा। तो इन सभी अवस्थाओं को भी हमको क्या करना होता है, भौतिक जो अवस्थाएं लिखते हैं हम समीकरण को संतुलित करने के लिए, वहाँ दिखाना पड़ता है। जैसे गैस के लिए हम G इस्तेमाल करते हैं, G फॉर गैस, GAS। ठीक है, G फॉर गैस, पहला लेटर इस्तेमाल करते हैं। द्रव को हम लिक्विड कहते हैं तो लिक्विड फॉर L। जलीय कोई भी विलयन हो या फिर जलीय कोई भी पदार्थ हो तो उसको किससे दिखवाएंगे, एक्वा से, एक्वा का AQ ले लेंगे। ठोस को हम सॉलिड कहते हैं तो S से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो हमने अभिक्रिया को संतुलित किया है, इस वाली अभिक्रिया को, तो इसमें आप देख रहे होंगे, एक मिनट, इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 Fe है। ठीक है, तो Fe सॉलिड के रूप में है तो इसलिए इसके बगल में S लिखा गया है। जो जल है यहाँ गैस के रूप में लिया गया है। ठीक है, यानी कि वाष्प का इस्तेमाल किया है हमने, लिक्विड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। G फॉर गैस, यानी कि H2O जो है वो हमने भाप के रूप में लिया है। ठीक है, और Fe3O4 जो है ये सॉलिड के रूप में हमको उत्पाद मिला है, और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रही है, तो G हमने दिखाया है। तो लेकिन हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन अवस्थाओं को लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपका यहाँ भी समीकरण आपका पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब एक और एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे ये वाला, इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने CO कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया है गैस के रूप में, हाइड्रोजन को लिया है गैस के रूप में, और यहाँ लिखा है 340 ATP। देखो यहाँ जब भी कोई हम अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कोई भी हम कराते हैं, अगर उसमें ताप की ज़रूरत हुई या उस पर दबाव की ज़रूरत हुई या फिर कोई अन्य विलयन या फिर कोई अन्य पदार्थ अगर मिलाने की ज़रूरत हुई ना, तो उसको हम इस एरो पर दिखाते हैं। ये जो एरो हम लेते हैं ना, इसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दबाव का इस्तेमाल किया है 340 ATP। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATP से दिखाते हैं, तो तीर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो उत्पाद क्या मिला है, CH3OH, ये लिक्विड के रूप में मिला है, L फॉर लिक्विड के रूप में मिला है। ठीक है, इसी प्रकार आप प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया को देख सकते हैं। यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है, इसमें आप देख रहे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके 6 परमाणुओं को लिया है। ठीक है, 6 अणुओं को लिया, परमाणुओं को नहीं, अणुओं को लिया है, वो एक्वा फॉर्म में है। ठीक है, यानी गाढ़े द्रव के रूप में है। और जो जल लिया है वो लिक्विड के रूप में लिया है। जो पौधे जो होती हैं वो पेड़ों से लेती हैं, और इसमें हम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं और क्लोरोफिल इसमें काम कर रहा है, तो इसको हमने क्या दिया है, तीर के ऊपर दिखा दिया है। अब इसको अभिकारक और उत्पाद में नहीं लिखना है।
और जो चीज़ें बनती हैं उसको तीर के बाद लिखते हैं। जैसे यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है और कुछ भाग जल जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। तो कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आपको करना होगा। जैसे कह रहा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। देखो, वायु में अगर अशुद्धियाँ रहेंगी, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन पर अगर अशुद्धियाँ रहेंगी, अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तो जो नीली लौ जो सफ़ेद लौ निकली थी वो आपको नहीं मिलेगी। और जो पदार्थ जो बाद में सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था वो उसका कलर भी बदल सकता है, या आपको पूर्ण रूप में दहन नहीं होगा, मैग्नीशियम रिबन का पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा। तो इन सभी बातों को आप लिख के इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। तो मैं इसको यहीं बता देता हूँ। ठीक है, पहले है हाइड्रोजन, ठीक है, तो H से दिखाएंगे, H2। ठीक है, हाइड्रोजन देखो कभी भी हम अणु को लेते हैं, परमाणु को नहीं लेते हैं। तो देखो परमाणु अगर लेते तो H+ के रूप में दिखाते हैं, लेकिन हमने यहाँ अणु लिया है तो हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलेगा। क्लोरीन यानी कि Cl2 क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बन रहा है, और एरो दिखा देंगे। अब बैलेंस करने का प्रक्रिया, तो देखो यहाँ हमने 2 हाइड्रोजन लिया है और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अभी तक इसके पहले वाले में इधर गुणा कर रहे थे, और दोनों को धन चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं तो धन लिख देंगे। यहाँ Cl जो है, क्लोरीन जो है वो 2 परमाणु है, तो उत्पाद में भी आप देख रहे होंगे बाहर 2 होने का मतलब है इस क्लोरीन का भी 2 परमाणु आपको है। यही समीकरण संतुलित हो गया, तो आप यही अभिक्रिया लिख के इस पहले वाले का उत्तर दे देंगे। अब आपको अगर दूसरी अभिक्रिया लिखनी हो तो दूसरी अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड दे रहा है, ठीक है, और एल्युमिनियम सल्फेट दे रहा है। बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 आप लिखोगे प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 लिखोगे आप का थ्रायस। एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का थ्रायस, प्लस बेरियम सल्फेट यानी कि उत्पाद बन रहा है ना, उत्पाद बन रहा है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि Al2Cl3। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये बैलेंस जो मैंने बताया था ये आपका होमवर्क है, आप इसको बैलेंस करना, ठीक है। और हाँ, ये सभी उत्पादों के नाम आप याद कर लो। आप पुराना 9th में या फिर 8th के बुक्स ढूंढो और बेरियम क्लोराइड को कैसे अणु के रूप में लिखते हैं, मतलब उसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, इन सभी को आप याद करोगे तो ईजिली सभी की सभी क्रियाएं आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपको ही करना पड़ेगा, मैंने समझा दिया, आप कोशिश करो, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसका आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले पोर्शन के साथ।